अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियर रिएक्शंस शुरू कर दिए थे, तो एक फेमस न्यूक्लियर रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? तो हम कहते हैं ये एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें हमारा हेवी न्यूक्लियाई जो है वो दो स्मॉल न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है। तो मैंने लिखा है इट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हेवी न्यूक्लियस इज स्प्लिटेड इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई बाय स्लो न्यूट्रॉन। यानी जब हम कभी एक हेवी न्यूक्लियाई पे न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाते हैं तो वो हेवी न्यूक्लियाई एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होने के बाद वो दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है और उसके साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी इमिट होते हैं और हमें एनर्जी भी मिलती है। तो हम इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। जैसे आप देखें ये यूरेनियम हमारे पास है 235, इस पे हमने न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाया। ये स्लो न्यूट्रॉन है। जब ये स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा और इसके साथ हमारे पास एक क्रिप्टॉन होगा, एक बेरियम होगा और फिर 3 न्यूट्रॉन एमिट होंगे। इसके साथ हमें एनर्जी भी मिलेगी। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ये तस्वीर भी प्रीवियस पेपर में आ चुकी है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। द न्यूक्लियर फिजन इज ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय स्लो न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आया है कि जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो हमेशा स्लो न्यूट्रॉन से परफॉर्म कर सकते हैं, हम फास्ट न्यूट्रॉन से परफॉर्म नहीं कर सकते। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस एनर्जी, और इस रिएक्शन से हमें एनर्जी भी मिलेगी। एनर्जी हमें इसलिए मिलती है क्योंकि यूरेनियम का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है और जब हम इन दोनों का मास सम करेंगे ना तो इन दोनों के मास का सम जो होगा वो छोटा पड़ जाएगा, ये मास बड़ा हो जाएगा। तो हम कहेंगे बाकी का मास जो है वो कहाँ जा रहा है? तो बाकी का मास जो है E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम समझेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप तब समझेंगे, देखें जब आप एक इस रिएक्शन को देखें, ये बेसिकली एक चेन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फिशन जो होता है वो एक किस्म का चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन का मतलब ये है कि जब हम एक बार शुरू कर देते हैं, अब ये रिएक्शन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाती है और फाइनली ये जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, यानी इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। देखें हमने एक न्यूट्रॉन यूरेनियम पे इंसिडेंट करवाया। जब हम एक न्यूट्रॉन यूरेनियम पे इंसिडेंट करवाएंगे तो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। अब अगर ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो अब हमारे पास, यानी अगर एक न्यूट्रॉन इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन्स बनेंगे, एक न्यूट्रॉन यहाँ से करेगा तो 3 यहाँ से बनेंगे, एक यहाँ से करेगा तो यहाँ से 3 बनेंगे। फिर ये फर्दर यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इस तरीके से ये रिएक्शन थोड़ी ही देर में अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, यानी ये चेन रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर हम न्यूक्लियर फिशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो चेन रिएक्शन बन जाएगा। और चेन रिएक्शन का एक बेहतरीन एग्जांपल है एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फिशन का एग्जांपल है, पर इसमें न्यूक्लियर फिशन जो होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है। अब यहाँ पे हम समझना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखें, ये जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है। तो हम कहते हैं जनरेशन 1 में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन अवेलेबल थे और जनरेशन 2 में हमारे पास 9 न्यूट्रॉन मिल गए। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो 3 होगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मतलब है कि हमारे पास प्रीवियस जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन मौजूद थे और अब हमारे पास अब जो जनरेशन हुई है उसमें कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? रेशियो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन वन जनरेशन, यानी ये वाली जो जनरेशन थी इसमें हमें कितने न्यूट्रॉन्स मिले? तो 9 न्यूट्रॉन हमें मिले। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल इन प्रीवियस जनरेशन, और प्रीवियस जनरेशन में हमारे पास कितने न्यूट्रॉन अवेलेबल थे? तो प्रीवियस जनरेशन में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन थे और जो न्यू जनरेशन हुई उसमें हमारे पास 9 न्यूट्रॉन आ गए। तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो 3 के बराबर होगा। अच्छा, अब ये
जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो सुपर क्रिटिकल होगा। सुपर क्रिटिकल रिएक्शन तब होता है जब k ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। यानी हमारे पास पहली वाली जनरेशन में न्यूट्रॉन्स कम हो और आगे वाली जनरेशन में न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ती जाए तो हम कहेंगे हमारा रिएक्शन सुपर क्रिटिकल हो रहा है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। इफ k is less than 1, अगर k less than 1 होगा तो हमारा रिएक्शन सब क्रिटिकल होगा। यानी सब क्रिटिकल हमें यह बताता है कि थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाए। और सब क्रिटिकल तब होगा जब हमारे पास पहली जनरेशन में सपोज करें 9 न्यूट्रॉन थे और दूसरी जनरेशन में 3 हो जाए। अगर आगे वाली जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये सब क्रिटिकल है। फिर उसके बाद क्रिटिकल का मतलब है जितने न्यूट्रॉन हमारे पास प्रीवियस जनरेशन में थे उतने न्यूट्रॉन हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में होंगे, तो हम कहेंगे हमारा रिएक्शन जो है वो क्रिटिकल है। तो हम हमेशा न्यूक्लियर जो रिएक्टर जो चलाते हैं वो हम हमेशा क्रिटिकल में चलाते हैं। मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास हमने एक न्यूट्रॉन हमारे पास था, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन्स बने। अब हमने कुछ ऐसा किया कि हमने इन 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर दिया। जब हम इन 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे तो अब हमारे पास कितने न्यूट्रॉन हैं? 1। पहले भी हमारे पास 1 न्यूट्रॉन था, अब भी हमारे पास 1 न्यूट्रॉन है। तो हम कहेंगे ये जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल है। इस तरीके से ये 1 न्यूट्रॉन जब इस यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट करेगा हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स होंगे, पर कुछ हम इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे कि ये 2 न्यूट्रॉन एयर में ही रहें, सिर्फ 1 न्यूट्रॉन फर्दर इंटरेक्शन करें, तो इसका मतलब होगा ये क्रिटिकल है। अच्छा, अब हम समझेंगे, ये मैंने लिखा है न्यूक्लियर फिजन विल बी चेन रिएक्शन इफ नॉट कंट्रोल्ड। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चेन रिएक्शन होगा जो अनकंट्रोलेबल हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात समझते हैं जिसको हम कह रहे हैं क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास क्या है? हम कहते हैं यूरेनियम का वो मास जिससे हमारा जो रिएक्शन है वो क्रिटिकल हो, यानी सेल्फ सस्टेन हो। क्रिटिकल को हम लोग सेल्फ सस्टेन भी कहते हैं। सेल्फ सस्टेन से मुराद है कि हमारे पास यूरेनियम के इतने एटम्स मौजूद हों ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 ही बने। मतलब कहने का ये है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो यूरेनियम का अमाउंट है ये जो है क्रिटिकल नहीं है, पर क्रिटिकल तब होगा जब ये यूरेनियम भी हमारे पास ना हो, ये यूरेनियम भी हमारे पास ना हो, हमारे पास सिर्फ 1 यूरेनियम हो। फिर ये जब रिएक्शन करे तो हमारे पास सिर्फ 1 ही न्यूट्रॉन, 1 ही यूरेनियम का न्यूक्लियस अवेलेबल हो जो उसके साथ रिएक्शन कर सके। मतलब यूरेनियम का वो अमाउंट जिस पे हमारा रिएक्शन जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो, जिस पे हमारा रिएक्शन जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 हो, उस मास को हम कहते हैं क्रिटिकल मास। तो ये क्रिटिकल मास की डेफिनेशन है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। देखें, न्यूक्लियर रिएक्टर को आजकल हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर फिशन से हमें एनर्जी मिल रही है और हम इस एनर्जी को यूज़ करके एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है तो वहाँ पे हम ये करवाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? इट इज़ अ सिस्टम इन विच न्यूक्लियर फिजन इज परफॉर्म्ड इन कंट्रोल्ड मैनर्स। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर एक वो सिस्टम है जिसमें हम न्यूक्लियर फिशन करते हैं कंट्रोल मैनर में। न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडरेटर, ठीक है। मॉडरेटर का काम क्या है? मॉडरेटर का काम है कि न्यूट्रॉन को स्लो करना। जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियर फिशन जो होगी उसमें हमें फास्ट न्यूट्रॉन नहीं चाहिए, उसमें हमें स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। ये जो न्यूट्रॉन मिलेंगे ना, ये न्यूट्रॉन होंगे फास्ट, तो फास्ट न्यूट्रॉन फिशन नहीं करवा सकते, इसलिए हम इस फास्ट न्यूट्रॉन को क्या करेंगे? फास्ट न्यूट्रॉन को हम स्लो करेंगे, और फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए हमें मॉडरेटर की जरूरत पड़ती है। तो मॉडरेटर क्या है? इट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। अच्छा, मॉडरेटर जो होता है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉडरेटर का काम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना नहीं है, बल्कि मॉडरेटर का काम है कि वो जो है न्यूट्रॉन को स्लो करे। इट शुड हैव लो मास, और मॉडरेटर के पास लो मास होना चाहिए ताकि वो न्यूट्रॉन को स्लो कर सके।
अच्छा, ग्रेफाइट, हेवी वाटर और लाइट वाटर ये हम मॉडरेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो यूज होता है, जो अच्छा मॉडरेटर है वो ग्रेफाइट है, पर हम H2O भी यूज कर सकते हैं, D2O भी यूज कर सकते हैं एज अ मॉडरेटर, पर सबसे बेस्ट जो मॉडरेटर है वो ग्रेफाइट है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है कूलेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम बनाया है। ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, और ये आपके पास बॉयलर है, ठीक है, सॉरी ये बॉयलर है, और ये कोई टरबाइन है, और ये जनरेटर है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और ये जो है वो कंडेंसर है। अब हो क्या रहा है, ये देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिशन हो रही है और यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई कूलेंट यहाँ पे भेज रहे हैं। कूलेंट क्या कर रहा है, यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करके बॉयलर को दे रहा है। तो कूलेंट का काम क्या है, इट एक्सचेंज द हीट बिटवीन रिएक्टर एंड बॉयलर, यानी रिएक्टर के अंदर जितनी भी हीट जनरेट हुई है, कूलेंट जाएगा और इस रिएक्टर से हीट लेकर बॉयलर को देगा। तो कूलेंट का काम है, इट एक्सचेंज द हीट बिटवीन रिएक्टर एंड बॉयलर। कूलेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो कूलेंट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इट शुड बी केमिकल स्टेबल, ये केमिकल स्टेबल होने चाहिए, क्योंकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे केमिकल एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत हाई होगा, पर हम कहेंगे हमारे कूलेंट ऐसे होने चाहिए जो केमिकल स्टेबल होने चाहिए। इट शुड हैव लो वेपर प्रेशर, कूलेंट के पास लो वेपर प्रेशर होना चाहिए ताकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो। इट शुड नॉट बी रेडियो एक्टिव, कूलेंट रेडियो एक्टिव नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एब्जॉर्ब और स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, जो कूलेंट है उसको ना तो न्यूट्रॉन को स्लो करना चाहिए, ना तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना चाहिए। अब अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास, अच्छा, इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, कूलेंट जो होना चाहिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होना चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी से हीट को एक्सट्रैक्ट कर सके। कूलेंट के तौर पे हम लाइट वाटर यूज कर सकते हैं, हेवी वाटर यूज कर सकते हैं। तो लाइट वाटर एंड हेवी वाटर में भी यूज एज अ कूलेंट, पर लाइट वाटर जो है वो अच्छा कूलेंट नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रॉन को स्लो करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब भी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेवी वाटर जो है एक अच्छा कूलेंट हो सकता है। तो हम या तो लाइट वाटर यूज करते हैं या तो हेवी वाटर यूज करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग रॉड्स। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रॉड्स बनी हुई हैं इनको कंट्रोलिंग रॉड्स कहते हैं, और ये जो हैं ये न्यूक्लियर फ्यूल है जो रॉड्स की शक्ल में होता है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे मॉडरेटर होता है और ये कूलेंट होता है जो यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ चला आता है। तो ये जो हमारे पास हैं ये कंट्रोलिंग रॉड्स हैं। कंट्रोलिंग रॉड्स क्या करेंगी, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगी। जैसे आपने यहाँ देखा था कि जैसे ही यूरेनियम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगी तो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे। अब हम इनको कंट्रोल मैनर में करना चाहते हैं, यानी सेल्फ सस्टेनिंग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने इसके अंदर कंट्रोलिंग रॉड्स लगाई हैं। तो कंट्रोलिंग रॉड्स क्या करेंगी, 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर देंगी, सिर्फ 1 न्यूट्रॉन को अलो करेंगी। इससे हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो सेल्फ सस्टेनिंग होगा। कंट्रोलिंग रॉड्स का काम क्या है, दीज एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगी, और ये बनी होती हैं बोरान की और कैडमियम की। तो कंट्रोलिंग रॉड्स आर मेड अप ऑफ द बोरान और कैडमियम, ये इन 2 मटेरियल की बन सकती हैं क्योंकि इनके पास एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल की। ये जो आप देख रहे हैं ये जो रॉड्स के फॉर्म में है ये न्यूक्लियर फ्यूल है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फ्यूल में वो आइसोटोप यूज हो सकता है जो फिजिनेबल आइसोटोप हो। फिजाइल आइसोटोप हम किसको कहते हैं, फिजाइल आइसोटोप हम उसको कहते हैं वो आइसोटोप जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करे और फिशन परफॉर्म करे। जैसे दोज आइसोटोप्स व्हिच एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन्स एंड परफॉर्म्स फिशन, यानी जैसे हमारे पास यूरेनियम 235 है, हमारे पास हमारे पास प्लूटोनियम है 239, ये दोनों जो हैं ये फिजाइल मटेरियल हैं। फिजाइल मटेरियल क्या करेंगे, जैसे ही हम इनको न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करवाएंगे तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये 2
फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे, इसलिए हम कहेंगे कि ये फिजाइल आइसोटोप्स हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल में फिजाइल आइसोटोप यूज होता है। कौन सा आइसोटोप यूज होता है? फिजाइल आइसोटोप यूज होता है। ये पास पेपर में क्वेश्चन भी आया है। दूसरा हमारे पास मटेरियल है जिसको कहते हैं फर्टाइल मटेरियल। फर्टाइल मटेरियल वो होता है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है पर वो किसी और आइसोटोप्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 239 है, ठीक है, यूरेनियम 238 है, सॉरी। इस पे जब हम न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाते हैं तो ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके और ये प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना, ये कन्वर्ट होता है पहले थोरियम में और फिर थोरियम कन्वर्ट होता है, यानी ये यहाँ पे बीटा इमिशन करता है, ठीक है, और फिर ये थोरियम दोबारा बीटा इमिशन करके ये कन्वर्ट होता है प्लूटोनियम में 239 और 94। तो आपने देखा कि ये यूरेनियम जो 238 92 था, इसने एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया और ये प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो गया। तो हम कहेंगे ये जो हमारा आइसोटोप है ये आइसोटोप कहलाएगा फर्टाइल आइसोटोप। तो आप इसको नोट करें तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्टर। तो रिएक्टर के दो टाइप्स हैं, एक है थर्मल रिएक्टर, एक है फास्ट रिएक्टर। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो थर्मल रिएक्टर था। थर्मल रिएक्टर में हम जो है सिलो न्यूट्रॉन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और सिलो न्यूट्रॉन के साथ यहाँ पे हम मॉडरेटर भी यूज़ करते हैं। पर फास्ट जो रिएक्टर होता है ना, इसमें हम फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज़ करते हैं। फास्ट रिएक्टर क्या है? दीज रिएक्टर आर यूज टू कन्वर्ट फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजाइल, यानी इसमें जो हमारा फर्टाइल मटेरियल होता है ना वो फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें हम जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है फास्ट रिएक्टर। तो फास्ट रिएक्टर में हम मॉडरेटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मॉडरेटर न्यूट्रॉन को स्लो करता है और हम यहाँ पे न्यूट्रॉन को स्लो होने नहीं देंगे। अब जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल जो यूरेनियम होती है ना, उसमें U-235 जो कि एक किस्म का फिजाइल मटेरियल होता है उसके सिर्फ 0.7% होते हैं और बाकी जो यूरेनियम 238 है ना उसके 99.2% होते हैं। और ये जो मटेरियल है ना ये हमारे लिए फर्टाइल मटेरियल है, ये फिजाइल मटेरियल है। तो ये जो हमारा फर्टाइल मटेरियल है ना, इस फर्टाइल मटेरियल को हम फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम फास्ट रिएक्टर यूज करते हैं। कभी कभी इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रीडिंग रिएक्शन होता है। अब ब्रीडिंग रिएक्शन कैसे है? देखें, हमारे पास ये फास्ट न्यूट्रॉन है, ये फास्ट न्यूट्रॉन हम यूरेनियम पे फायर करेंगे, यूरेनियम पे इंसिडेंट करेंगे। ये यूरेनियम 92-238 है। जब ये यूरेनियम इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगी तो नेप्थालियम में कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें बीटा नेगेटिव इमिशन होगी। जब बीटा नेगेटिव इमिशन होती है तो इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट होता है। अब ये जो नेप्थालियम है ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है और ये नेप्थालियम बहुत जल्दी प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा बाय बीटा नेगेटिव इमिशन। तो अब ये जो प्लूटोनियम है ये हमारा एक फिजाइल मटेरियल है। तो आप देखेंगे हमने फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया और इस रिएक्शन को कहेंगे ब्रीडिंग रिएक्शन। ये ब्रीडिंग रिएक्शन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में होता है। तो अब देखें जो मैंने पॉइंट्स लिखी हैं, इन फास्ट रिएक्टर वी रिक्वायर फास्ट न्यूट्रॉन फॉर ब्रीडिंग, यानी ब्रीडिंग जो होती है वो हमेशा फास्ट न्यूट्रॉन से होती है, तो हमें फास्ट रिएक्टर में फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए। इन फास्ट रिएक्टर वाटर कैन नॉट बी यूज एज अ कूलेंट, वाटर को एज अ कूलेंट के तौर पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम वाटर को एज अ कूलेंट के तौर पे यूज करेंगे तो हमारे न्यूट्रॉन्स जो हैं स्लो हो जाएंगे और हम न्यूट्रॉन को स्लो नहीं करना चाहते।
इन फास्ट रिएक्टर सोडियम मेटल इज यूज एज अ कूलेंट, और हम सोडियम मेटल को एज अ कूलेंट के तौर पे यूज करते हैं क्योंकि सोडियम न्यूट्रॉन को जो है स्लो भी नहीं करता है, एब्जॉर्ब भी नहीं करता है। तो इसलिए जो लेटेस्ट हमारे पास फास्ट रिएक्टर है वो है लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, LMFBR। LM मीन्स लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो हम ये यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? तो हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो जब दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे तो हम इस रिएक्शन को कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। It is a nuclear reaction in which two lighter nuclei combine to form a heavy nuclei. This reaction is main source of energy at sun and star. सन और स्टार पे जो हमें एनर्जी मिलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन को समझें, ये एक लाइटर न्यूक्लियाई है, ये भी एक लाइटर न्यूक्लियाई है, ये दो ड्यूट्रॉन हैं, ये ड्यूट्रॉन कंबाइन होकर हीलियम न्यूक्लियाई में कंबाइन होते हैं। अच्छा, इन दो ड्यूट्रॉन का जब हम मास का सम करेंगे ये ज्यादा होगा, हीलियम का जो मास होगा वो कम होगा, तो हम कहेंगे बाकी का मास कहाँ चला गया? तो बाकी का मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो इस रिएक्शन से भी हमें एनर्जी मिल सकती है। पर एक इशू यह है कि हम इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको पता है ड्यूट्रॉन के जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होती है और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगी, यानी कंबाइन होने नहीं देंगी। अगर हम इनको कंबाइन करना चाहते हैं तो इनका टेम्परेचर इतना होना चाहिए ताकि वो कूलम फील्ड को जो है अवॉइड कर सकें। This reaction requires huge temperature to avoid the Coulomb field, hence known as the thermonuclear reaction। इसलिए हम इनको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अब दो फेमस रिएक्शन हैं जो सन पे भी हो सकते हैं और स्टार में भी हो सकते हैं। तो ये प्रोटॉन साइकिल है जो सन पे होती है। तो प्रोटॉन साइकिल को हम समझ लेते हैं कैसे होती है। तो दो प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूट्रॉन बनाते हैं, और ड्यूट्रॉन जब ये बनाते हैं तो उस टाइम बीटा एमिशन भी होती है, बीटा पॉजिटिव एमिशन, और जब बीटा पॉजिटिव एमिशन होगी तो उसके साथ न्यूट्रिनो एमिट होगा। अब ये जो ड्यूट्रॉन है, ये ड्यूट्रॉन फर्दर जो है ये फर्दर एक उसके साथ, ठीक है, प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, फर्दर एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। ये जब एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, ये ड्यूट्रॉन जब एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा तो ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ गामा एमिशन होगी। अब ये जो हीलियम है H3 यानी 3,2, ये दो हीलियम दोबारा आपस में कंबाइन होंगे और हीलियम बनाएंगे, उसके साथ दो प्रोटॉन दोबारा जो है वो इमिट आउट करेंगे। तो इससे फिर ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। यानी अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में टोटल 4 प्रोटॉन टेक पार्ट करेंगे। पहले दो प्रोटॉन मिलकर ड्यूट्रॉन बनाएंगे, फिर ड्यूट्रॉन एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ये हीलियम बनाएगा यानी 3,2, फिर 3,2 हीलियम दो आपस में कंबाइन होंगे और हीलियम 4,2 बनाएंगे और उसके साथ दो प्रोटॉन्स जो हैं इमिट आउट करेंगे। फिर ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है वो सन पे होती है और इसमें 4 प्रोटॉन जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि 6 प्रोटॉन हिस्सा लेते हैं, पर आखिर में 2 प्रोटॉन आपको वापस मिल जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इसमें टोटल 4 प्रोटॉन जो हैं टेक पार्ट करते हैं। ये प्रोसेस हमारे सन पे होता है। पर कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जिनका टेम्परेचर सन से ज्यादा होता है, तो वहां पे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल होती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो कार्बन है, कार्बन एक जो है प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करता है। जब कार्बन एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ गामा एमिशन होगी, ठीक है। फिर ये नाइट्रोजन क्या करेगा, फिर ये जो नाइट्रोजन का आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव है, इसमें रेडियो एक्टिविटी होगी यानी बीटा पॉजिटिव एमिशन होगी। जब इसमें बीटा पॉजिटिव एमिशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना कार्बन C13 और 6 में। तो कार्बन C13 और 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ एक न्यूट्रिनो भी इमिट होगा। फिर ये कार्बन एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा और ये नाइट्रोजन 14,7 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ जो है किसी भी किस्म की इमिशन नहीं होगी। फिर ये
ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, एक और प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में। जब ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके साथ गामा इमिशन होगी और फिर ये ऑक्सीजन क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो ये ऑक्सीजन दोबारा बीटा पॉजिटिव इमिशन करेगा और ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ गामा इमिशन होगी। फाइनली यही नाइट्रोजन एक और प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि कार्बन हमें वापस मिल गया एट द एंड ऑफ दिस साइकिल। तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन यहाँ पे कैथलिस्ट का रोल प्ले करता है, यानी कार्बन यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता बल्कि वापस मिल जाता है, इसलिए हम इसको कार्बन साइकिल भी कहते हैं या कार्बन नाइट्रोजन साइकिल करते हैं। अगर आप ओवरव्यू देखें तो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में 4 प्रोटॉन टेक पार्ट करते हैं। एक ये वाला प्रोटॉन था, एक ये वाला प्रोटॉन था, एक ये वाला प्रोटॉन था और एक ये वाला। तो 4 प्रोटॉन इसमें टेक पार्ट करते हैं। इसमें 2 बीटा पॉजिटिव इमिशन होती है, एक बीटा पॉजिटिव इमिशन यहाँ पे हुई, एक बीटा पॉजिटिव इमिशन यहाँ पे हुई और इसमें हम कहते हैं 2 न्यूट्रिनो इमिट होते हैं, एक न्यूट्रिनो ये हो गया, दूसरा न्यूट्रिनो ये हो गया और इसमें 2 गामा इमिशंस भी होती हैं, एक गामा इमिशन ये हुई है, दूसरी गामा इमिशन ये हुई है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में कितने प्रोटॉन टेक पार्ट करेंगे, कितने बीटा इमिशन होंगी, कितने गामा इमिशन होंगी। तो ये सारा कुछ चैप्टर नंबर 18 का है। अब आप ये अच्छे तरीके से नोट करें तो फिर हम इन पे कुछ MCQs करते हैं। अच्छा, अब ये कुछ MCQs देखें। द न्यूक्लियर फिजन इज परफॉर्म्ड बाय, तो न्यूक्लियर फिजन हम परफॉर्म करते हैं सिलो न्यूट्रॉन से। इन न्यूक्लियर रिएक्शन या इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच आइसोटोप कैन बी यूज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, तो न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे हम यूरेनियम 235 यूज करते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है द सब्सटेंस यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन एंड नॉट बिकम रेडियो एक्टिव इज नोन एज, तो जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है उसको कंट्रोलिंग रॉड्स कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इन न्यूक्लियर रिएक्टर द बायोलॉजिकल शील्डिंग। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम 2 तरह की शील्डिंग करते हैं, एक बायोलॉजिकल शील्डिंग के लिए हम जो हैं वो कंक्रीट की वॉल बनाते हैं और दूसरी होती है थर्मल शील्डिंग, और थर्मल शील्डिंग के लिए हम क्या करते हैं कि स्टील की शीट यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। सो इन न्यूक्लियर रिएक्टर द बायोलॉजिकल शील्डिंग इज परफॉर्म्ड बाय, तो अभी मैंने बताया कंक्रीट वॉल। और उसके बाद क्वेश्चन है इन प्रोटॉन साइकिल डैश प्रोटॉन टेक पार्ट्स, तो प्रोटॉन साइकिल में आपको पता है 4 प्रोटॉन जो हैं टेक पार्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉम्ब इज द एग्जांपल ऑफ, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। तो इसी तरीके से ये चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट हुआ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।